हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश और वेलकम टू माय चैनल। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेके 62 तक मेंशन किया गया है। तो देखिए प्रेसिडेंट होता कौन है। तो प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड होता है, और अगर प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारी कंट्री जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों रिपब्लिक कंट्री है? कि जो हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होता है। और ये रिपब्लिक शब्द कहाँ से बोरो किया गया है? ये रिपब्लिक शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, यानी आप कह सकते हैं कि फ्रांस से लिया गया है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा रिपब्लिक? आपको सीधे सीधे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में आपको ये देखने को मिलेगा। और प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन होता है। और तीनों फोर्सेज अगर हम देखें कौन कौन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस का हेड होता है। साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अगर हम इनको देखें तो ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, सेकंड फीमेल। तो फर्स्ट कौन था भाई? फर्स्ट हमारी थी प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल हमारी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। आज के टाइम में कौन है? 15वीं और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। और इनसे पहले कौन थे? श्रीमान रामनाथ कोविंद जी इससे पहले थे, 14th प्रेसिडेंट थे। हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आप यहाँ पे थोड़े से फैक्ट याद रख लीजिए जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछाते हैं। हमारी कंट्री का फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारी कंट्री का फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह जी। हमारी कंट्री का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। और फर्स्ट फीमेल मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिभा पाटिल जी, और सेकंड फीमेल जो है इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो चलिए हम प्रेसिडेंट टॉपिक को आर्टिकल वाइज डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक, एक प्रेसिडेंट होगा। अगर आप देखेंगे सीधी सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल साफ साफ कहता है फिर कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे नहीं लिखा है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट ही। वो आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक। अब आर्टिकल 53 क्या बोलता है? देखिए आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है और जितनी भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सब भारत के प्रेसिडेंट के पास होंगी। अब प्रेसिडेंट उसको कैसे करेगा? प्रेसिडेंट इन सारी एग्जीक्यूटिव पावर को एग्जीक्यूट करवाएगा किसके थ्रू? या तो डायरेक्टली जो भी ऑफिसर उसके सबऑर्डिनेट होगा वह, या इनडायरेक्टली करवाएगा। लेकिन किसके अनुसार करवाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। इसको एक सिंपल शब्द में समझ लें। देखिए प्रेसिडेंट इन सारे कामों को करवाने के लिए कैसे करवाता है कि देखिए सबसे ऊपर प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अपने सारे काम करवाने किससे करवाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता कौन है? ये वो बनाता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी गेन करती है पार्टी, वो बनाती है। तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को हेल्प देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। प्रेसिडेंट सारे एग्जीक्यूटिव के काम, जैसे कि कोई मान लीजिए फॉरेन रिलेशन साइन करवाना है तो अपना एजेंट भाई प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के नाम पर जाएंगे, प्रेसिडेंट की तरफ से जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होंगे प्रेसिडेंट के नाम पर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर परफॉर्म करेगी। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। तो देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है। अब इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से होता है? देखिए जो भारत की जनता है, पीपल है, वो लोग क्या चूज करते हैं? एमपी चूज करते हैं और एमएलए चूज करते हैं। और ये एमपी और एमएलए हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट चूज कर लेते हैं। तो इस सेंस में, भारत की जनता के सेंस में हमारा इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट होता है। और लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट मेथड से होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट मेथड से। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट डालते हैं उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन है? सिंपल सा बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वोटर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। तो इस ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो एक शब्द है इलेक्टेड मेंबर, पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड मेंबर, ठीक। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर। और जितनी भी स्टेट की विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर
और दिल्ली और पौंडीचेरी के भी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, यानी उनकी भी लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो ये दिल्ली और पौंडीचेरी का प्रोविज़न है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, और ये कब से लागू हुआ, 1 जून 1995 में ये लागू हो गया। तभी से क्या होने लगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दिल्ली और पौंडीचेरी के मेंबर भी वोट डालते हैं। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा, लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट जो होता है 2 लोगों को नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। जनरली ये दोनों कौन हुआ करते थे, एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियंस। और ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करते थे, ये कौन मेंबर हुआ करते थे, ये साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है ना, एंड सोशल सर्विस के लोग होते थे ये 12 मेंबर। ये 12 मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाला करते थे। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो टोटल जो पार्लियामेंट से 12 और प्लस 2 14 लोग, यानी संसद के 14 मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात भी की गई है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा, उसमें भी एक बंदा नॉमिनेटेड होता है और इसको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ये भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालता। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी वोट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो क्या बात समझने वाली है, जिसे हम लोग देखते हैं, एक होता है स्टेट लेजिस्लेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं विधान मंडल। इसका एक अंग होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको बोलते हैं विधान सभा, और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बोलते हैं एमएलए और इसके मेंबर को बोलते हैं एमएलसी। तो एक बात समझ में आती है कि भारत में जहाँ जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है, वहाँ का कोई भी एमएलसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालता है। चलिए अब देखिए प्रेसिडेंट के, हमें ये तो पता चल गया कौन वोट डालता है। अब हमें ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। अगर हम इस टॉपिक को, वैसे तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। लेकिन ये मेथड बोरो कहाँ से किया गया है, आयरलैंड से। स्टेट एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि ये मेथड कहाँ से बोरो किया गया है, इसकी डिटेलिंग नहीं पूछी जाती है, तो हम इसको भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस याद रखना है कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है वो कहाँ से बोरो किया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है, आप याद रखेंगे आयरलैंड से। एक बात और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से क्या बोरो किया गया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी कहाँ से बोरो किया गया है, आयरलैंड से। और ये कहाँ लिखा हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक, याद रखिएगा। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये मेंशन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात, आर्टिकल 56, ये इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। देखिए आर्टिकल 56 जो बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, वो बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। और ये 5 साल की काउंटिंग कब से होती है, जिस दिन वो अपने ऑफिस में एंटर करता है उस दिन से 5 साल की गिनती होती है। अगर अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होता है तो प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देता है, तो सिंपल शब्दों में समझिए, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन रिटन फॉर्म में वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना सबसे पहले किसको देता है, तो आप याद रखिएगा फर्स्ट इन्फॉर्म किसको इन्फॉर्म करेगा वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। और आपको पता है प्रेजेंट टाइम में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेजेंट टाइम में मिस्टर ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में। ये कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड है। ठीक, और प्रेसिडेंट को अगर उसकी पोस्ट से हटाना हो तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको जिस प्रोसेस से हटाते हैं वो है इम्पीचमेंट। इसको मैं अभी आर्टिकल 61 में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक, ये यूएसए से बोरो किया गया, हम वहीं पे इसको देखेंगे। एक बात और देखिए
कि सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो भी वो अपनी पोस्ट से नहीं हटेगा। जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाता तब तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। आर्टिकल 62 में थोड़ा और इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे बस इतना जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के 5 साल पूरा होने के बाद भी वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, उसी फोर्स के साथ, उसी फील्ड के साथ, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में बताता है। तो भारत में कोई प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है? तो एक बात देखिए, आर्टिकल 57 ये कहता है कि देखो भैया, हु होल्ड्स ऑफिस, जो राष्ट्रपति है, हु हेल्ड द ऑफिस, जो राष्ट्रपति रह चुका है, वो री इलेक्ट कितनी बार हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम। यानी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है या जो रह चुका है वो कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है? कितनी बार भी। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट बनेगा एक बार में तो 5 साल के लिए ही बनेगा, और फिर इलेक्शन जीत के 5 साल के लिए बनेगा। यानी 5-5 साल करके वो कितनी बार भी भारत का प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका में कोई पर्सन सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका का एक ही ऐसा पर्सन है जिनका नाम है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। इससे पहले बराक ओबामा भी थे, वो लगातार 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद नहीं बने। ठीक है, फिर डोनाल्ड ट्रंप तो आए तो वो एक ही टर्म के लिए बने हैं, और प्रेजेंट टाइम में मिस्टर जो बाइडेन जो हैं वो भी कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट है। आपने देखा भी होगा आजकल तो G20 समिट में दिल्ली में आके घूम रहे हैं। ठीक, अब आर्टिकल 58 देखते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे भारत का सिटीजन, एक बात रखिएगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बोला गया है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक, ये नहीं बोला गया है कि वो भारत का बाय बर्थ सिटीजन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन अमेरिका में है ना, तो वो तभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है जब वो अमेरिका का बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन हो। यही वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए अमेरिका के लिए भी, यही वो कंडीशन उसके लिए भी। लेकिन भारत में सिर्फ बोला गया है कि वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन आज तक का जो हिस्ट्री रहा है उसमें जितने भी रहे हैं वो सब भारत के बाय बर्थ सिटीजन रहे हैं। ठीक, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 मिनिमम। और वो लोकसभा की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है जो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड कौन नहीं होगा? जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट इस समय पर है, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम का हो, चाहे वो गवर्नर हो किसी भी स्टेट का प्रेजेंट टाइम का, चाहे वो मिनिस्टर हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का, उन सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर साधारण शब्दों में समझे ना, भारत सरकार की कोई भी नौकरी करते हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी करते हो, या लोकल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी करते हो, सब ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसीडर होगा। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो पहले वो नौकरी छोड़िए, देन इलेक्शन लड़िए। अगर मान लो आपने नौकरी छोड़ी भी नहीं और इलेक्शन लड़ लिया और जीत गए, तो जिस दिन से आपने शपथ ली उस दिन से वो नौकरी अपने आप खाली मानी जाएगी। ठीक, अब आर्टिकल 59 क्या बोलता है? आर्टिकल 59 प्रेसिडेंट की पोस्ट की कुछ कंडीशंस को बताता है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि प्रेसिडेंट ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, और वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन भी जाता है तो उसकी सैलरी को घटाया नहीं जाएगा जब तक वो प्रेसिडेंट है। वर्तमान समय में भारत के प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ है, जो कि पहले 1.5 लाख हुआ करती थी, और 2018 में ही ये 1.5 लाख से 5 लाख कर दी गई। ठीक है, और प्रेसिडेंट की सैलरी जिस शेड्यूल में मेंशन है वो है शेड्यूल 2, और साथ ही साथ याद रखिएगा प्रेसिडेंट की सैलरी को बढ़ाना किसका काम है? वो सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। प्रेसिडेंट की सैलरी कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट। बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, ऐसा ना करिएगा, पार्लियामेंट है। नेक्स्ट, यह आर्टिकल 6 जो 60 है वो ओथ से रिलेटेड है। तो कई बार पूछा जाएगा प्रेसिडेंट की ओथ किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप ऐसा याद रखिए 60 ये ओथ है ना, ओ ये बताता है ओथ। तो एक बात कहता है प्रेसिडेंट की ओथ, सबसे पहले बात तो याद रखिए, अगर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस में एंटर नहीं कर सकता जब तक वो ओथ नहीं ले लेता। जब वो ओथ लेगा तब अपने ऑफिस में एंटर करेगा। और उसको ओथ दिलाएगा कौन? तो जो भी प्रेसिडेंट है उसको ओथ कौन दिलाएगा? उसको ओथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज, CJI।
CJI साहब दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए CJI साहब एब्सेंट है किसी वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज तो कोई होगा ही होगा जो भी अवेलेबल होगा। अब सीनियर मोस्ट जज वो भी एब्सेंट है, तो उसके बाद तो कोई ना कोई सीनियर मोस्ट जज होगा, जो भी होगा वो दिला देंगे। अब प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जज को मिला के 34 जजेस हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई ना कोई होगा तो ज़रूर, ठीक। और आपको याद रखना है, यहाँ पर एक सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट बना था सबसे पहली बार, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने थे, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा कौन सकता है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 ये इसे आप आई मान ले तो ये बता देगा क्या, प्रेसिडेंट का रिमूवल प्रोसेस को बता देगा। तो देखिए सबसे पहली बात प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस के बारे में बताता है। तो प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो सबसे पहले आप देखिए भाई ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे हम उसको हटा सकते हैं, किस आधार पे। तो उसका आधार है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूछा जाएगा कौन हटा सकता है, बाई किसके द्वारा हटेगा, तो वो है पार्लियामेंट, भारत की संसद। पूछा जाए प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट यूएसए से बोरो किया गया है, ठीक, यूएसए से, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम पूरा यूएसए से बोरो किया गया है। और ख़ास बात यहाँ पे याद रखनी है, जो प्रेसिडेंट में इम्पीचमेंट लगाने के लिए बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, जैसे कोई हाई क्राइम, ब्राइब, ट्रेटरशिप यानी देशद्रोह, इन सब पे लगा सकते हैं। भारत में सिर्फ एक ही आधार है। तो अब चलिए देखते हैं ये इम्पीचमेंट प्रोसेस किस हाउस से स्टार्ट होता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। और किस ग्राउंड पे लगेगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर। इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले जिस भी हाउस से शुरू हो रहा है, अगर वो लोकसभा से शुरू हो रहा है या राज्यसभा से शुरू हो रहा है, वहाँ के 1/4 मेंबर सबसे पहले जो चार्ज लगाया गया उस पर साइन करेंगे, देन उसके बाद उस हाउस में प्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए लोकसभा से शुरू हो रहा है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया उस पर साइन करेंगे, देन हाउस में रखेंगे, ठीक। लेकिन उसको पहले 14 दिन पहले एक नोटिस भेज देंगे, देन ये उस हाउस में डिस्कस होगा, देन उस हाउस में डिस्कस होने के बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में उस एलिगेशन पर और उसकी रिपोर्ट पर जांच होगी। प्रेसिडेंट वहाँ पे खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं या अपने लॉयर को भी भेज सकते हैं। देन उसके बाद भेजने के बाद दोनों हाउसेस में जो वोटिंग होगी वो 2/3 होगी, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, वो डिस्कस करेंगे। पास हो जाता है, देन भारत के प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा देंगे, ठीक। और हमारे इंडिया में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है, ठीक है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है ये है कि क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है। क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया मतलब अर्धन्यायिक। कैसे अर्धन्यायिक, देखो भाई प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट करना था तो आपने किस किस को इंक्लूड किया, पार्लियामेंट को इंक्लूड किया, स्टेट लेजिस्लेचर को इंक्लूड कर लिया, दिल्ली एंड पौंडीचेरी को। जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो सिर्फ किसने हटाया, पार्लियामेंट ने, ठीक। और साथ ही साथ देखो स्टेट लेजिस्लेचर और दिल्ली और पौंडीचेरी को इंक्लूड ही नहीं किया। चुनने वाले 3, हटाने वाला 1। इसीलिए प्रेसिडेंट का प्रोसेस जो देखने में लगता है वो क्या है, अर्धन्यायिक, ठीक। नेक्स्ट, अगर प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो सबसे पहले कुछ समझ लीजिए, देखिए प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है। उस 5 साल से 5 साल के पहले यानी 5 साल के बीच में एक से अगर प्रेसिडेंट रिजाइन दे दे, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगा दिया जाए या डेथ हो जाए या अदरवाइज कोई सिचुएशन आ जाए, डेथ, इम्पीचमेंट, पैरालाइज, इस सब तरीके हो जाए, तो उस समय पे प्रेसिडेंट अब काम नहीं कर पाएंगे। भाई रिजाइन दे दिया तो पोस्ट अचानक खाली हो गई, इम्पीचमेंट लगा दिया तो भी खाली हो गई, डेथ तो कोई कह ही नहीं सकता अचानक खाली हो गई। उस केस में क्या होगा, देन उस केस में अगर इन केसेस में, किन केसेस में, इन सारे केसेस में प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट होता है, तो इसकी जगह कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन आएगा, कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट। और ये वाइस प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता, ठीक है। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंशन कर रखी है। लेकिन एक सिचुएशन समझिए, क्या होता है
अब प्रेसिडेंट इनके ऊपर ये किसी भी तरीके से नहीं, अब प्रेसिडेंट का जो टेन्योर हो गया, टेन्योर मतलब उसका कार्यकाल 5 साल कंप्लीट हो गए और किसी भी रीजन से इलेक्शन नहीं हुआ, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा। देन तब ना वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं करेगा। उस केस में प्रेसिडेंट ही आगे काम करना शुरू करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन चुन नहीं देता। ये बात ध्यान देने लायक है। ठीक, अब एक सिचुएशन समझिए, अगर प्रेसिडेंट पोस्ट कभी खाली हुआ तो उसकी जगह कौन जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। मान लीजिए प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, ये तीनों ऊपर के नहीं है, तो इनकी जगह जाएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और मान लीजिए सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, कोई ना कोई सीनियर तो होगा 34 जजों में से, सही ना, तो वो जाएगा। अब कोई बच्चा हमेशा, सब जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे हमें सवाल करते हैं, सर जी ये चारों नहीं हुए, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं हुए, तो कौन जाएगा? तो आप अपने आप को मान लेना आप खुद बन जाओगे भारत के प्रेसिडेंट ऐसी सिचुएशन में। तो ठीक, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट में जाएंगे, और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये तीनों नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। अब ध्यान से सुनिए, भारत में कभी कभी क्या ऐसी सिचुएशन आई है? हाँ आई है। जब जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, ये सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे कार्यकाल जो कम रहा है जाकिर हुसैन साहब का ही रहा है, ये मर गए थे। तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी साहब, वो बने। अब वीवी गिरी साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए रिज़ाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से, तो प्रेसिडेंट पोस्ट भी खाली, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट भी खाली। तो उस समय पे चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे, वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय पर, वो बने थे भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो आप याद रखिएगा, ये जो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम करने आता है तो वो कौन हो सकता है? एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कौन काम कर सकता है? वाइस प्रेसिडेंट सर एक्टिंग प्रेसिडेंट हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है, और सीनियर मोस्ट जज एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है। इस सवाल को आप याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए, मैंने आपको इस टॉपिक पे जितना अभी सिर्फ इनिशियली डिस्कस किया है, इसकी पावर्स रह गई हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ और डिटेल में जाननी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।